Hello dear friends, today we will discuss about the topic Balanced Wheatstone Bridge. What is Balanced Wheatstone Bridge? It is simply the configuration of 5 registers as shown in figure. Balanced Wheatstone Bridge क्या है? Simply 5 रजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन है जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है 1, 2, 3, 4 and 5. आज हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को प्रूव करेंगे। इसके लिए हम अज्यूम करेंगे वी अज्यूम दैट देयर इज नो करंट इन द मिड रजिस्टर। हम अज्यूम करेंगे कि बीच वाले रजिस्टर में से कोई करंट नहीं जा रहा है। इट ओनली पॉसिबल व्हेन द पोटेंशियल ऑफ बी एंड सी पॉइंट्स आर सेम। ये तभी पॉसिबल है जब पॉइंट बी एंड पॉइंट सी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। इसका मतलब देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस ब्रांच, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसलिए इस ब्रांच में कोई करंट पास नहीं होगा। इट मीन देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। बी एंड सी पॉइंट के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसलिए इस ब्रांच में कोई करंट पास नहीं होगा। ओके, लेट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी एंड सी इज वाई। हम मान लेते हैं कि हमने माना है पोटेंशियल बी एंड सी पॉइंट का सेम है, उस पोटेंशियल को मान लेते हैं लेट इट बी वाई। बी एंड सी पॉइंट का पोटेंशियल हमने क्या मान लिया? y. Then we want to prove the ratio of resistor R1 and R2 is equal to the ratio of resistor R3 and R4. ऐसा मान के कि इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि इस ब्रांच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, हम प्रूव कर देंगे। हम इस कंडीशन को प्रूव करेंगे। रेशियो ऑफ रजिस्टर R1 by R2 is equal to ratio of resistor R3 by R4। जब ये कंडीशन होती है तभी हम व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या बोलते हैं कि ये बैलेंस्ड है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कब कहलाता है? जब बीच वाली ब्रांच में से कोई करंट नहीं जाएगा और रेशियो R1 एंड R2 रजिस्टर का इक्वल हो जाएगा रेशियो ऑफ R3 एंड R4 रजिस्टर के। इस कंडीशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड। व्हीटस्टोन जो नाम है वो साइंटिस्ट के नाम पर है, इसलिए इस टॉपिक का नाम है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, नाउ बट नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस टू रीड दिस टॉपिक? इस टॉपिक को हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस इसका यही है कि अभी तक आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, अगर जब कोई दो रेजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलल में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल लेते हैं? R1 प्लस में R2 करके। सीरीज में होते हैं तब रेजिस्टर, उनका इक्विवेलेंट हम ऐसे निकालते हैं। और जब रेजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलल में होते हैं तब उनका रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल लेते हैं? 1 by R1 प्लस 1 by R2। लेकिन जब हमारे पास सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें ना तो सीरीज कॉम्बिनेशन है और ना ही पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उस कंडीशन में हमारा ये टॉपिक काफी हेल्पफुल रहता है सर्किट डायग्राम को सोल्व करने के लिए। जब भी आपके पास इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन आ जाता है तो उस सर्किट को सोल्व करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो सर्किट में हमने एक बैटरी लगाई है, ठीक है, जिसका पोटेंशियल क्या है? V है। ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका पोटेंशियल हम मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल वाले का पोटेंशियल हम मान लेते हैं V है। और जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, इसका पोटेंशियल हम मान लेते हैं ये कितना है? 0 के पोटेंशियल पर है नेगेटिव टर्मिनल। अब आपको ये बात पता है, जब भी वायर के बीच में कोई कंपोनेंट नहीं होता
जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर कोई कंपोनेंट नहीं है, तो जो पोटेंशियल यहाँ होता है वही पोटेंशियल इस पॉइंट पर भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना होगा, V। इसी तरह से यहाँ इस वायर में भी क्या है, कोई कंपोनेंट नहीं है बीच में, तो जो पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ पे हो जाएगा। ये हमने कितना मान लिया, 0। ठीक है, अब हमने B एंड C पॉइंट का पोटेंशियल तो कंसीडर किया ही था, कितना माना था वो हमने, Y। B एंड C का पोटेंशियल हमने क्या माना था, Y। ठीक है, नाउ बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल होता है, करंट इनटू में रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो अब हम इस सर्किट के लिए क्या लिख लेंगे, इक्वेशंस लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा करंट देखो, सबसे पहले यहाँ बैटरी से क्या है, आई करंट आ रहा है, यहाँ पे आके करंट के पास क्या है, दो रास्ते हैं, यहाँ पे भी जा सकता है करंट और यहाँ पे भी जा सकता है। हम मान लेते हैं कि जो करंट यहाँ पे जा रहा है वो उसकी वैल्यू कितनी है, I1, और जो करंट यहाँ पे जा रहा है इस ब्रांच के अंदर उसकी वैल्यू हम कंसिडर कर लेते हैं, वो कितना है, I2। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे किस ब्रांच के लिए, AB ब्रांच के लिए ओम्स लॉ से। तो हम कितनी हो जाएगी इक्वेशन यहाँ पर, V माइनस वाई, क्योंकि करंट जो है वो V माइनस वाई हमने क्यों लिखा है, क्योंकि जो करंट है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है। अब B जो है वो हाई पोटेंशियल पे है पॉइंट, और A जो है वो हाई पोटेंशियल पे है और B जो है वो लो पोटेंशियल पे है, इसलिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V माइनस वाई इज इक्वल टू, इसमें रजिस्टर में करंट कितना जा रहा है, I1, और इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, R1, तो इसके लिए हमने इक्वेशन लिख दी I1 R1। इसी तरह से हम इक्वेशन लिखेंगे किस ब्रांच के लिए, BD ब्रांच के लिए, BD ब्रांच के लिए। BD ब्रांच के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो जो करंट यहाँ पे आ रहा है वही करंट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा I1, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, I1। इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हमने माना है यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, और करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए ये वाला करंट सीधा यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे हम y माइनस 0। y माइनस 0 क्यों लिखा है, क्योंकि y जो है वो हाई पोटेंशियल पे है और 0 है वो लो पोटेंशियल है, इसलिए y माइनस 0, क्योंकि करंट जो है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा BD ब्रांच के अंदर, y माइनस 0। करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1, और इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, R3। ठीक है, सिमिलर वे से हम AC ब्रांच के लिए भी इक्वेशन लिख लेंगे, किस ब्रांच के लिए, AC ब्रांच के लिए। AC ब्रांच के लिए V माइनस वाई, हाई पोटेंशियल V, लो पोटेंशियल Y, क्योंकि करंट जो है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहा है, तो V माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे करंट कितना जा रहा है इस रेजिस्टर के अक्रॉस, I2, और रेजिस्टेंस कितना है, R2। ठीक है, इसी तरह से हम कौन सी ब्रांच के लिए लिख लेंगे, CD ब्रांच के लिए लिख लेंगे। CD ब्रांच के लिए आपकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, y माइनस 0, क्योंकि जो करंट यहाँ जा रहा है इस ब्रांच में फिर करंट नहीं जाएगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो ये जो I करंट है ये यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से I2 करंट चला जाएगा। अब यहाँ पे ये I1 आ गया, ये I2 आ गया, ये दोनों करंट मिलके फिर कितने बन गए, I बन गए, क्योंकि I करंट को तो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, I1 और I2, और बैटरी को वापस हमने कितना करंट दे दिया, I, क्योंकि बैटरी से जितना करंट हम लेते हैं उतना ही बैटरी को वापस कर देते हैं। तो ये चार इक्वेशन हमने इस सर्किट डायग्राम के लिए ले ली। ठीक है, अब सिंपली कुछ नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। अब आप क्या करोगे, डिवाइड इक्वेशन 1 को 3 से डिवाइड कर दोगे, फर्स्ट को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड कर दोगे, और सेकंड को जो है वो 4 से डिवाइड कर दोगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशंस क्या आ जाएंगी, v माइनस वाई अपॉन v माइनस वाई, ये कब आ रही हैं, जब हमने फर्स्ट इक्वेशन को जो है वो थर्ड से डिवाइड किया है। ठीक है, तो v माइनस वाई अपॉन v माइनस वाई इज इक्वल टू I1 R1 अपॉन I2 R2, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, इसको फिफ्थ नाम दे दिया। अब इसी तरह से जब हमने सेकेंड इक्वेशन को फोर्थ से डिवाइड किया है तो हमारे पास इक्वेशन कितनी आ जाएगी, y माइनस 0, y माइनस 0 इज इक्वल टू I1 R3 अपॉन में I2 R4।
ये सेकंड को 4 से डिवाइड किया तो y माइनस 0 इज इक्वल टू I1 R3 अपॉन I2 R4। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 5 और 6 आ गई हमारे पास इक्वेशन, इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। इसी तरह से यहाँ पे 1 रह जाएगा कैंसिल होने के बाद, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, I1 R3 I2 R4। क्लियर है। अब इक्वेशन 7 और 8 इनको हमने नेमिंग दे दी है 7 और 8। इनसे इक्वेशन से हमारे पास कितना आ जाएगा, I1 R1 इज इक्वल टू अपॉन में I2 R2 इज इक्वल टू I1 R3 अपॉन में I2 R4। और यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, I1 से I1 कैंसिल हो गया, I2 से I2 कैंसिल हो गया, और रिमेनिंग इक्वेशन क्या रह गई हमारे पास, I1 R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन में R4। ये इक्वेशन हमारे पास हो गई। ये ही है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन, और इसका वाइस वर्सा प्रूफ भी है, वो भी ट्रू है। मतलब अगर रेशियो रेजिस्टेंस का इक्वल है तो बीच वाली ब्रांच में से कोई करंट पास नहीं होगा। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस एक बार और समझ लेते हैं हम टॉपिक का। जिस तरह से ये आ गया हमारे पास सर्किट डायग्राम, इसको सोल्व करना है। इस सर्किट का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमें पता है, हम यहाँ पे देख लेंगे R1 जो है मान लेते हैं 2 ओम का गिवन है आपको। ठीक है, 2 ओम का गिवन है R1 की वैल्यू, और ये कितना है 4 ओम के इक्वल है। सिमिलर वे से ये भी आपका 2 ओम के इक्वल है, और ये कितना है 4 ओम के इक्वल है। तो यहाँ से R1 बाई R2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, और R3 बाई R4 करेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा 1/2। ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। इसका मतलब बीच वाली ब्रांच में से कोई करंट पास नहीं होगा। इट मीन ये वाले दोनों रजिस्टर किस में हो गए, सीरीज में है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे, R1 प्लस R3, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से R2 और R4 क्या है, ये दोनों रेजिस्टर भी क्या होंगे, सीरीज में होंगे। तो सीरीज में होंगे, इनका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और ये दोनों, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर है वो आपस में कैसा हो गया, पैरेलल में हो गया। इस तरह से इस तरह के सर्किट डायग्राम को सोल्व करना काफी इजी हो गया हमारे लिए। पहले ये काफी टिपिकल था, लेकिन अब क्या है, टॉपिक को पढ़ने के बाद इजी हो गया। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है इस टॉपिक का। इसकी एक हमारे पास एप्लीकेशन भी है, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में भी हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन का यूज करते हैं। हम जोकी की मदद से जो है वो नल पॉइंट लेते हैं, और नल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पर गैल्वेनोमीटर जो है वो 0 डिफ्लेक्शन देता है। ठीक है, 0 डिफ्लेक्शन देता है तो रेजिस्टेंस के रेशियो को हम इक्वेट कर देते हैं, और वहां से अननोन रेजिस्टेंस की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। I hope you understand all the concept of the balanced Wheatstone bridge. Thanks for watching.